वर्ष 1850 में इमैनुअल नोबल ने अपने बेटे अल्फ्रेड नोबल को केमिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग लेने हेतु विदेश भेजा। वहां उनकी मुलाकात आसियानो सोब्रेरो से हुई। सोब्रेरो एक इटालियन केमिस्ट थे। उन्होंने ग्लिसरीन को सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर में मिलाकर पहली बार नाइट्रोग्लिसरीन बनाया था। यह एक तरल पदार्थ था और बड़ा ही विस्फोटक था। सोब्रेरो ने पाया कि यह तरल पदार्थ बेहद ही जानलेवा है तथा इस पर नियंत्रण करना मुमकिन नहीं है। ताप व दाब में परिवर्तन के कारण इसमें अचानक ही विस्फोट हो जाता है। एक बार जब सोब्रेरो अपनी प्रयोगशाला में परख नली में नाइट्रोग्लिसरीन लेकर प्रयोग कर रहे थे, तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ। शीशे के टुकड़े सोब्रेरो के चेहरे में जा घुसे। उनका चेहरा विकृत हो गया। सोब्रेरो ने भयभीत व हताश होकर नाइट्रोग्लिसरीन से दूरी बना ली। जब अल्फ्रेड सोब्रेरो से मिले तो सोब्रेरो ने अल्फ्रेड को नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बताया, साथ ही हिदायत दी कि वह इसके प्रयोग से दूर ही रहे। जब अल्फ्रेड अपने पिता के पास सेंट पीटर्सबर्ग वापस लौटे तो वे और उनके पिता इमैनुअल, जिन्हें गन पाउडर के विषय में महारत हासिल थी, दोनों ने नाइट्रोग्लिसरीन को भी उपयोग में लाने हेतु प्रयोग शुरू किए। यह दौर क्रीमियन वॉर का दौर था और इमैनुअल रूसी सेना को विस्फोटक सप्लाई कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे थे। 1856 में क्रीमियाई युद्ध समाप्त हो गया। फलस्वरूप रूस के जार को विवश होकर संधि करनी पड़ी, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हथियारों की मांग घटने व कर्जे के बोझ के कारण इमैनुअल दिवालिया हो गए। इमैनुअल और कैरोलीन एनरीटा के कुल 8 बच्चे हुए थे, जिनमें से 4 ही किशोरावस्था तक जीवित बचे रहे थे। दिवालिया होने के बाद इमैनुअल अपनी पत्नी व बेटे एमिल के साथ अपने पुश्तैनी निवास स्थान स्टॉकहोम वापस आ गए। बाद में 1861 में अल्फ्रेड भी स्टॉकहोम वापस आ गए। अल्फ्रेड व इमैनुअल ने नाइट्रोग्लिसरीन पर फिर प्रयोग शुरू किए। अल्फ्रेड ने गन पाउडर को नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिलाया और इस मिक्सचर को ब्लास्टिंग ऑयल नाम दिया। बाद में 1863 में उन्हें इसका पेटेंट मिला। एक दिलचस्प बात यह है कि स्वेज नहर के निर्माण में ब्लास्टिंग ऑयल का प्रयोग हुआ था। वर्ष 1858 में फर्डिनेंड दी लेसेप्स ने स्वेज नहर के निर्माण हेतु स्वेज नहर कंपनी का गठन किया था, जिसने भूमध्य व लाल सागर को आपस में जोड़ा। इस नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद नामक नगर व दक्षिणी सिरे पर स्वेज पोर्ट स्थित है। नाइट्रोग्लिसरीन अल्फ्रेड के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। 1863 में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को दागने के लिए एक डेटोनेटर और 1865 में एक ब्लास्टिंग कैप का निर्माण किया। इसी दौरान एक दुखद घटना घटी। अल्फ्रेड नोबल व उनके पिता ने एक इमारत में बने अपने कारखाने में नाइट्रोग्लिसरीन की अच्छी खासी मात्रा एकत्रित कर ली थी। इस वजह से उनके पड़ोसी भी पहले से घबराए हुए थे। किराएदारों ने तो मकान मालिक से शिकायत तक कर दी थी, किंतु अल्फ्रेड व उनके पिता दोनों आश्वस्त थे कि उनके प्रयोगों से किसी जानलेवा दुर्घटना की आशंका नहीं है। 3 सितंबर 1864 का दिन था। अल्फ्रेड का छोटा भाई एमिल अपने साथियों के साथ विस्फोटकों के निर्माण की तैयारी कर रहा था। एमिल और हर्ट्जमैन नाइट्रोग्लिसरीन को और अधिक शक्तिशाली विस्फोटक बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, जिसमें चूक हो गई। अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें थर्रा उठी। कारखाना धूं धूं कर जलने लगा। कारखाने के अंदर का हाल बेहद ही भयावह था। कारखाने के अंदर कार्य करने वालों के शव क्षत विक्षत होकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। किसी का हाथ किधर पड़ा था तो किसी का सिर कहीं। बगल के मकान में एक महिला स्टोव पर खाना बना रही थी। वह जिंदा तो बच गई, किंतु उसका शरीर खून से सने मांस के एक लोथड़े जैसा हो गया था। इस दुर्घटना में कुल 6 लोगों की जान चली गई। अल्फ्रेड का भाई एमिल भी मारा गया। बेटे की मौत का इमैनुअल पर गहरा प्रभाव पड़ा।
मात्र 1 महीने के अंदर उन्हें आंशिक रूप से लकवा मार गया, जिससे उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। भाई की मौत से अल्फ्रेड को भी धक्का लगा, किंतु उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। 1864 में ही उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन AB नाम की एक कंपनी की स्थापना की और नाइट्रोग्लिसरीन को और अधिक सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखी। अल्फ्रेड ने इस विस्फोट से निष्कर्ष निकाला कि यदि गन पाउडर को तेजी से नाइट्रोग्लिसरीन तक पहुंचाया जाए और इस प्रक्रिया में गैसों का दबाव अधिक होने के कारण यदि ताप 180 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ जाए तो उसमें अपने आप ही विस्फोट हो जाता है। इस भयावह विस्फोट के उपरांत सरकार ने स्टॉकहोम की सीमा के भीतर इन खतरनाक प्रयोगों को प्रतिबंधित कर दिया। अतः अल्फ्रेड ने मैलारेन झील में एक नाव में अपनी प्रयोगशाला बनाकर प्रयोगों को जारी रखा। अल्फ्रेड ने पाया कि कीसल गुड़ नाम की एक महीन रेत में नाइट्रोग्लिसरीन मिलाकर इस पेस्ट को रॉड की शेप में बनाया जा सकता है और फिर इन्हें ड्रिलिंग होल्स में डालकर विस्फोट कराया जा सकता है। यह आविष्कार उन्होंने 1866 में किया और इसे सुरक्षा पाउडर नाम दिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर डायनामाइट रखा। डायनामाइट शब्द ग्रीक शब्द डायनामिस से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। अल्फ्रेड अपने इस आविष्कार से इतने अधिक प्रसिद्ध हुए कि उन्हें डायनामाइट किंग तो साथ ही इसके विध्वंसक उपयोग के कारण उन्हें मौत का सौदागर जैसे नामों से जाना जाने लगा। असल में अल्फ्रेड जानते थे कि डायनामाइट का दुरुपयोग संभव है, किंतु उनकी नीयत डायनामाइट के सदुपयोग को लेकर ही थी। अल्फ्रेड स्वयं के प्रति विद्वेषपूर्ण जन भावनाओं से दुखी थे। उन्होंने कई सभाओं में तर्क रखे कि दुनिया में उपस्थित हर वस्तु का दुरुपयोग संभव है। मैंने डायनामाइट का आविष्कार खनन व यातायात हेतु निर्माण कार्यों के लिए किया था। यदि राजनीतिज्ञ और सेनाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं तो उनके कार्यों के लिए भला मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? मनुष्यों की फितरत ही कुछ ऐसी है। जब उसके हाथ कोई हथियार लगता है तो उसका दुरुपयोग पहले होता है और सदुपयोग बाद में। चाकुओं से सब्जी भी काटी जाती है और किसी का गला भी रेता जाता है। यह तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो इसे धारण किए हुए है। अतः अल्फ्रेड का तर्क भी अपने आप में मजबूत था, किंतु फिर भी जैसे अल्फ्रेड का डायनामाइट का कारोबार दुनिया भर में फैलता गया, वैसे वैसे इसका दुरुपयोग भी बढ़ता गया और वे और ज्यादा कुख्यात होने लगे। जब उनके एक बड़े भाई लुडविग की मृत्यु हुई तो एक अखबार ने गलती से यह छाप डाला कि लोगों को मौत बांटने वाला मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहा। जब नोबेल ने यह पढ़ा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य आ गया जो कि उनकी वास्तविक मृत्यु होने पर होने वाला था। उन्हें यह जानकर बड़ी पीड़ा पहुंची कि उनके जाने के बाद दुनिया उन्हें मौत बांटने वाले हत्यारे के रूप में याद रखेगी। उन्होंने यह ठान लिया कि मरने से पहले उन्हें कुछ ऐसा कर जाना है कि दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में नहीं बल्कि शांति दूत के रूप में याद रखे। अल्फ्रेड ने अपने मरने से पहले वसीयत तैयार करवाई, जिसके बारे में किसी को खबर ना थी। जब उनके मरने के बाद वसीयत खोली गई तो उनके सगे संबंधियों को उनके जाने का गम कम और कम मिलने का गम ज्यादा सताने लगा। अल्फ्रेड ने अपने दम पर इस साम्राज्य को स्थापित किया था। अतः जब वे मरे तो अपनी ज्यादातर संपत्ति आम जनता को सौंप दी और अपनी जायदाद का कुछ प्रतिशत भाग सगे संबंधियों में बांट गए। सगे संबंधियों को जब यह पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अल्फ्रेड ने इस विषय में सोच विचार कर लिया था। वे मानते थे कि उनके सगे संबंधी उन्हें नहीं, उनकी दौलत से प्यार करते हैं और उनके जाने के बाद उनका कुत्ता भी उनके लिए आंसू नहीं बहाएगा। उन्हें पता था कि जब वसीयत खुलेगी तो क्या होगा। जब अल्फ्रेड मरे तो शव यात्रा में स्वीडिश राज परिवार का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ।
बाद में स्वीडन के राजा ने अल्फ्रेड के भतीजे इमैनुअल को बुलाकर कहा कि अल्फ्रेड की वसीयत में स्वीडन के नागरिकों के साथ न्याय नहीं किया है, यह एक राजद्रोह है। खींचतान लंबे समय तक जारी रही और केस कई बार अदालत पहुंचा। बहरहाल अंत में सहमति बनी कि अल्फ्रेड की अंतिम इच्छा पुरस्कारों का वितरण शुरू किया जाए। इस तरह 1900 में नोबेल फाउंडेशन की नींव रखी गई। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। पहला नोबेल पुरस्कार इन व्यक्तियों को दिया गया। नोबेल फाउंडेशन का एक निदेशक मंडल होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष स्वीडिश सरकार द्वारा नामित होता है, जबकि अन्य सदस्यों को पुरस्कार देने वाले संगठनों के ट्रस्टी चुनते हैं। स्वीडन बैंक में जमा राशि के ब्याज से प्रति वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान व अर्थशास्त्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्रदान नहीं किया जाता था, किंतु वर्ष 1969 से बैंक ऑफ स्वीडन ने यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना शुरू किया। इसके विजेता के चयन की जिम्मेदारी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को दी गई। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस अर्थशास्त्र, भौतिक व रसायन के, कैरोलिंस्का संस्थान चिकित्सा विज्ञान के, स्वीडिश अकादमी साहित्य के व नॉर्वे की नोबेल कमेटी जिसके 5 सदस्य नॉर्वे की संसद द्वारा चुने जाते हैं, वह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन करती है। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को हर वर्ष स्टॉकहोम व ओस्लो में एक साथ दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में स्वीडन के राजा अपने हाथों से स्वयं पुरस्कार प्रदान करते हैं। गणित के क्षेत्र में नोबेल क्यों नहीं दिया जाता है, इस संबंध में एक रोचक कहानी प्रचलित है। अल्फ्रेड की एक दूसरी प्रेमिका सोफी हेस थी, जो उम्र में उनसे 23 वर्ष छोटी थी। उसका प्रेम प्रसंग एक स्वीडिश गणितज्ञ गोस्ता से चल रहा था। अल्फ्रेड को इस बारे में जानकारी थी। गोस्ता भी एक नामी गणितज्ञ था। लोगों का मानना है कि अगर गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता तो पहला पुरस्कार उसे ही मिलता, जो कि अल्फ्रेड को मंजूर न था। हालांकि इस विषय में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते थे। मरणोपरांत केवल 2 लोगों, 1931 में एरिक एक्सेल को साहित्य के लिए व 1961 में डैग हैमरशोल्ड को शांति हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। 1974 से व्यवस्था की गई कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल के लिए नामित नहीं किया जाएगा। हालांकि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद अगर कोई नामित व्यक्ति मर जाता है तो उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी तरह की एक घटना 2011 में घटी। राल्फ स्टीनमैन को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया। बाद में पता चला कि उनकी 3 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। फिर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय नागरिक व भारतीय मूल के भी कई व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1907 में भारत में जन्मे ब्रिटिश नागरिक रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। द जंगल बुक उन्हीं की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला। दूसरा पुरस्कार 1930 में भौतिकविद सीवी रमन को रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग के लिए दिया गया। इसके द्वारा इन्होंने यह भी एक्सप्लेन किया कि आकाश नीला क्यों दिखता है। अगला नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य हेतु चिकित्सा में नोबेल प्रदान किया गया। अगला शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया। मदर टेरेसा का जन्म सर्बिया में हुआ था, किंतु 19 वर्ष की आयु में वह भारत आ गई थी। एक दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल हेतु नामित किया गया था, किंतु अंतिम रूप से उनका चयन कभी नहीं हुआ। अगला नोबेल पुरस्कार सीवी रमन के भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया।
उन्हें यह पुरस्कार तारों के स्ट्रक्चर व इवोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों हेतु दिया गया। चंद्रशेखर लिमिट इन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ तारे का मैक्सिमम मास है। इसकी सीमा 1.4 सोलर मास मानी गई है। अगला नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। अगला नोबेल पुरस्कार वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में अमेरिकी मूल के ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार राइबोसोम के स्ट्रक्चर व फंक्शन की स्टडीज के लिए दिया गया। वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी कई सोशल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के फाउंडर हैं। 2019 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया।